नमस्ते दोस्तों। इंडियन नेशनल कांग्रेस सुनने में तो बस एक पॉलिटिकल पार्टी का नाम लगता है ना? लेकिन ये सिर्फ 3 शब्द नहीं है। ये मॉडर्न हिस्ट्री की समझ लो वो नींव है जिसके ऊपर से एग्जाम में सवाल बनते ही बनते हैं। तो आज हम इस पूरी कहानी को ना बिल्कुल फैक्ट्स और सुपर कूल ट्रिक्स के साथ डीकोड करने वाले हैं। तो बस अगले कुछ मिनट पूरा पूरा फोकस यहाँ रखिएगा। प्रॉमिस करता हूँ इस टॉपिक को हम ऐसे मास्टर करेंगे कि कोई भी क्वेश्चन छूट ही नहीं सकता। रेडी हो? चलो शुरू करते हैं। अच्छा, तो हर बड़ी कहानी की एक शुरुआत होती है, राइट? कांग्रेस की कहानी भी शुरू हुई 19th सेंचुरी के बिल्कुल आखिरी सालों में। याद है 1857? उस विद्रोह ने तो अंग्रेजी हुकूमत को जड़ से हिलाकर रख दिया था। और इसके ठीक बाद एक रिटायर्ड ब्रिटिश ऑफिसर, नाम था A.O. ह्यूम, उन्होंने ही इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना में हेल्प की। अब सोचिए जरा, कितनी अजीब बात है, एक अंग्रेज ने ही आज़ादी की लड़ाई के सबसे बड़े मंच की नींव रखी। और इसकी पहली मीटिंग हुई 28 दिसंबर 1885 को, उस वक्त के बॉम्बे में। ओके, अब जो मैं बताने वाला हूं ना, ये एग्जाम के लिए गोल है। बिल्कुल। पहला सेशन हुआ बॉम्बे में। प्रेसिडेंट आते हैं W.C. बनर्जी। टोटल 72 डेलीगेट्स शामिल हुए और फाउंडर A.O. ह्यूम बन गए जनरल सेक्रेटरी। ये जो 4 पॉइंट्स है ना, डायरेक्ट MCQ उठकर आते हैं यहाँ से। अब आते हैं एक एग्जाम का सबसे फेवरेट सवाल, सेफ्टी वाल्व थ्योरी। ये है क्या? सोचो, अंग्रेजों ने कांग्रेस को एक प्रेशर कुकर की सेफ्टी वाल्व की तरह यूज किया। मतलब जो भी भारतीयों का गुस्सा है ना, वो इस वाल्व से धीरे धीरे निकलता रहे और 1857 जैसा कोई बड़ा धमाका दोबारा ना हो। लेकिन कहानी में ट्विस्ट है। कुछ हिस्टोरियंस का ये भी मानना है कि ये तो इंडियन लीडर्स की ही चाल थी, जिन्होंने ह्यूम को एक लाइटनिंग कंडक्टर की तरह इस्तेमाल किया ताकि ब्रिटिशर्स का गुस्सा सीधे उन पर ना गिरे। स्मार्ट है ना? लेकिन जहाँ इतने सारे लोग होते हैं, वहाँ सोच भी अलग अलग होती है। तो जल्दी ही कांग्रेस के अंदर 2 रास्ते बन गए। 2 अलग अलग सोच पैदा हुई। एक था शांति का रास्ता और दूसरा क्रांति का। और इन्हें ही हम जानते हैं नरम दल और गरम दल के नाम से। तो इन दोनों में आखिर फर्क क्या था? चलो देखते हैं। एक तरफ थे नरम दल यानी मॉडरेट्स। इसके लीडर्स दादा भाई नौरोजी, G.K. गोखले जैसे लोग। इनका तरीका था 3 P's। याद रखना, 3 P's। पेटिशंस, प्रेयर्स, प्रोटेस्ट्स। मतलब अंग्रेजों से रिक्वेस्ट करो, प्रार्थना करो। ये बस ब्रिटिश रूल के अंदर ही थोड़े और अधिकार चाहते थे। और वहीं दूसरी तरफ आते हैं गरम दल, एक्सट्रीमिस्ट्स। इसके शेर थे बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय। इनका नारा ही अलग था, बॉयकॉट, स्वदेशी, और गोल कंप्लीट इंडिपेंडेंस, मतलब पूर्ण स्वराज। और इस गरम दल की पूरी आत्मा बस एक नारे में थी। एक ऐसा नारा जो बाल गंगाधर तिलक ने दिया और देश गूंज उठा। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। सच में इस एक लाइन ने लाखों लोगों के दिलों में आजादी की आग जला दी थी। अब इतना बड़ा मतभेद होगा तो पार्टी टूटेगी ही। और ये हुआ 1907 में। कहाँ? सूरत में। अब इसको याद रखने की एक जबरदस्त ट्रिक है, सुनो। 1907 में नरम दल और गरम दल के लीडर्स को ना एक दूसरे की सूरत बिल्कुल पसंद नहीं आई, बस इसलिए पार्टी टूट गई। सिंपल। लेकिन आजादी की लड़ाई अलग अलग लड़कर थोड़ी जीती जा सकती थी। ये बात सबको समझ आ गई। इसलिए जल्द ही एकजुट होने की, साथ आने की कोशिशें शुरू हुई और कांग्रेस के दोनों टूटे हुए हिस्से फिर से एक हो गए। और ये अनमोल पल आया 1916 के ऐतिहासिक लखनऊ सेशन में। यहाँ सिर्फ नरम दल और गरम दल ही एक नहीं हुए, बल्कि इससे भी बड़ी बात, कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने भी मिलकर एक जॉइंट फ्रंट बनाया। ये फ्रीडम स्ट्रगल के लिए एक ऐतिहासिक कदम था, अ ह्यूज स्टेप। और फिर 1915 के बाद इंडियन पॉलिटिक्स के स्टेज पर एक ऐसे लीडर की एंट्री हुई जिसने आज़ादी की लड़ाई का पूरा रुख हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। जी हाँ, महात्मा गांधी। उनके आने से पहले कांग्रेस एक तरह से पढ़े लिखे शहरी लोगों की पार्टी थी, एक एलीट क्लब जैसा। पर गांधी जी ने इसे गांव-गांव, घर-घर तक पहुंचा दिया और इसे एक सच्चा जन आंदोलन बना दिया। तो गांधी जी का इम्पैक्ट क्या था? 3 सिंपल पॉइंट्स में समझते हैं। नंबर 1, उन्होंने इसे एक मास मूवमेंट यानी जन आंदोलन बनाया। नंबर 2,
उन्होंने सत्याग्रह और नॉन वायलेंस यानी अहिंसा जैसे नए हथियार दिए। और नंबर 3, उन्होंने गोल को स्वराज से भी आगे, पूर्ण स्वराज तक यानी कंप्लीट इंडिपेंडेंस तक पहुंचा दिया। उनकी लीडरशिप में कांग्रेस ने 3 सबसे बड़े गेम चेंजिंग मास मूवमेंट्स लॉन्च किए। पहला 1920 का नॉन कॉपरेशन मूवमेंट यानी अंग्रेजी शासन को सपोर्ट ही नहीं करना। फिर आया 1930 का सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो दंडी मार्च से शुरू हुआ। और आखिर में द फाइनल कॉल 1942 का क्विट इंडिया मूवमेंट जिसमें उन्होंने नारा दिया डू और डाई, करो या मरो। चलिए अब आते हैं उस सेक्शन पर जिसका सबको इंतजार रहता है, आपका एग्जाम कॉर्नर। एकदम रैपिड फायर, सीधे वो फैक्ट्स जो एग्जाम में आते हैं। अब इस स्लाइड का ना फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये एग्जाम फैक्ट्स की गोल्ड माइन है। एकदम ध्यान से सुनिए। 1906 कलकत्ता वंदे मातरम पहली बार गाया गया। फिर 1906 कलकत्ता में ही दादाभाई नारोजी ने स्वराज शब्द पहली बार यूज किया। 1911 फिर कलकत्ता जना गना मना पहली बार गाया गया। और सबसे आई रिपीट सबसे इंपॉर्टेंट 1929 लाहौर सेशन जब नेहरू जी की प्रेसिडेंसी में पूर्ण स्वराज का रेजोल्यूशन पास हुआ। दिस इज प्योर गोल्ड। चलिए अब नॉलेज टेस्ट करते हैं। एक ट्रिकी सवाल है, ध्यान से सुनिएगा। इंडियन नेशनल कांग्रेस की पहली फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट कौन थी? ऑप्शंस हैं ए सरोजिनी नायडू, बी इंदिरा गांधी या सी एनी बेसेंट। सोचिए सोचिए। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, एनी बेसेंट 1917 में। और यही है एग्जाम का ट्रैप। अगर सवाल होता पहली भारतीय महिला प्रेसिडेंट तो जवाब होता सरोजिनी नायडू। इस छोटे से फर्क को हमेशा याद रखना। ओके, क्वेश्चन नंबर 2। पूर्ण स्वराज का रेजोल्यूशन किस सेशन में पास हुआ था? आपके ऑप्शंस हैं ए लखनऊ 1916, बी लाहौर 1929 या सी सूरत 1907। अभी डिस्कस किया है हमने। बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी, लाहौर 1929। जवाहरलाल नेहरू इसके प्रेसिडेंट थे और ये सेशन इंडिया के फ्रीडम स्ट्रगल का एक डिसाइसिव टर्निंग पॉइंट था। और अब ये है फाइनल लास्ट मिनट रिवीजन स्लाइड। इस एक टेबल में पूरी कहानी का निचोड़ है। देखो, मॉडरेट फेज लीडर दादाभाई नारोजी, गोल था कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स। एक्सट्रीमिस्ट फेज लीडर बाल गंगाधर तिलक, गोल स्वराज। और गांधीयन फेज लीडर महात्मा गांधी, गोल पूर्ण स्वराज। इससे बेहतर और क्विक रिवीजन हो ही नहीं सकता। तो सोचिए, कांग्रेस ने पेटिशंस लिखने से शुरुआत की और पूर्ण स्वराज हासिल करके ही दम लिया। इतनी लंबी, इतनी इवेंटफुल जर्नी में सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट क्या था? क्या वो नरम गरम दल का स्प्लिट था, या लखनऊ पैक्ट जहां सब एक हुए, या फिर गांधी जी का आना? इस पर सोचना जरूर। मिलते हैं अगले सेशन